जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करने का फैसला कर लिया। सिर्फ सियासी जमातें नहीं, स्टैब्लिशमेंट के साथ भी रब्ता कर लिया। अब स्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता कौन करेगा, सियासी जमातों के साथ रब्ता कौन कौन करेगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी रब्ता किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जेल में इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये ख़तरा कैसे है, किससे है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शेख रशीद साहब ने कल 50 साल पुराना कोट पहन लिया, अब उस कोट में वो फील कैसा कर रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल शेख रशीद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर जो कौम से खिताब किया था, उसके कुछ हिस्से तो मीडिया में चल गए थे, हमने भी एक व्लॉग किया था, लेकिन उसके कुछ हिस्से मिस हो गए, जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब का ये कहना था कि मैं आज स्टूडेंट लाइफ का कोट पहन के आपके सामने आया, यानी 50 साल पुराना कोट कल शेख रशीद साहब ने पहना था। और उनका ये कहना है कि मैं जब चिल्ले पे था तो मेरा 30 किलोग्राम वज़न कम हुआ है, यानी कुछ दिनों में शेख रशीद साहब का वज़न 30 किलो कम हो गया। लेकिन साथ ही वो कलमा पढ़ के अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहते हैं कि मेरे साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हुई। अगर ज़्यादती नहीं हुई तो फिर ये 30 किलो वज़न जो है वो कैसे कम हो गया? मेरा ख्याल है बड़ा सुखी रखा गया था उनको। वो कहते थे कि मुझे वज़ू के लिए भी गर्म पानी दिया जाता था। गो उन दिनों गर्मी थी, कोई सर्दी नहीं थी कि जिसकी वजह से शेख रशीद साहब को गर्म पानी चाहिए था। मेरा ख्याल है शायद यादाश्त पे उनका असर पड़ा है कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि किस मौसम में वो अंदर गए थे। बहरहाल चिले के बारे में जितनी वो तारीफ़ें करते हैं वो अजीब सा फील होता है कि इस चिले को वो इतना क्यों अपने लिए प्राइड समझ रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं नया होके एक नया शेख रशीद अंदर से निकला है। कोई मशीन थी जिसके अंदर से शेख रशीद साहब को गुजार के एक नया शेख रशीद खड़ खड़ के क्रिएट करके बाहर रख दिया। और फिर जो ही वो बाहर आए हैं तो उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब की तर्जुमानी शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि वो जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैंने जनरल आसिम मनीर साहब और जनरल नदीम अंजम साहब का जिक्र करना है, और उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तर्जुमानी वो फरमा रहे हैं अब फ़ौज की। अच्छा, इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं अपने दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर मैं जेल में भी चला गया तो कलम दवाज से इलेक्शन लड़ूंगा। साथ ही अपने जो भतीजे उनके राशिद शफीक साहब हैं उनको उन्होंने फ़ारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ अपनी दुकान चलाएगा, अब ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दो रावलपिंडी के दोनों हलके हैं वो मेरे हलके हैं और उनसे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फिर उनका ये भी ख्याल था कि उन्होंने क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स मांग रही हैं अपनी और टेस्ट करवाए हैं, तो कहीं टेस्टों में गड़बड़ गड़बड़ निकल गई तो उन्होंने पूरी कौम से पहले ही माफ़ी मांग ली। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसी भी फरमुदात उनकी तरफ से निकले हैं जिन पे मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई उनको माफ़ करेगी। उस पर उन्होंने पूरी पार्टी को लानती करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 9 और 10 मई का वाक़या किया है वो लानती हैं, जबकि शेख रशीद साहब अपने चिले के पर जाने से पहले तक हमेशा 9 और 10 मई को डिफेंड करते थे। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप उनके सोशल मीडिया पे देख लें, आप उनकी ट्वीट्स निकाल के पढ़ लें कि उस वक्त तक तो वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने ये बताया था कि मैं 9 और 10 मई को किर्गिस्तान था, मैं पाकिस्तान में था ही नहीं। जबकि शेख रशीद साहब ने गलत बयानी की थी क्योंकि शेख रशीद साहब 8 मई को पाकिस्तान वापस आ चुके थे और बाकायदा उनके फ़्लाइट्स के जो टिकट्स और उनके बोर्डिंग पासिस तक मौजूद हैं। तो 9 और 10 मई को शेख रशीद साहब यहीं पाकिस्तान के अंदर थे, और अगर उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया तो तब भी उस तमाशे को देख वो ज़रूर रहे थे। और उसके बाद जब वो गायब हुए तो गायब होने के बाद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब वही उन्हें इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी पार्टी लानती महसूस हो रही है। तो शेख रशीद साहब वाकई तब्दील हो गए। लेकिन अब ये सवाल ये है कि ये तब्दीली कितने दिन कायम रहती है। हो सकता है कुछ अरसे बाद शेख रशीद साहब नए जो जनरल होंगे उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपूत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजाहिद करार दे रहे हों। और ये भी मुमकिन है कि शेख रशीद साहब फिर ये कह रहे हों कि चिल्ले से मेरा 20 किलो वज़न मज़ीद कम हो गया और अब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो कपड़े मैंने पहनने शुरू कर दिए हैं। तो शेख रशीद साहब को बहरहाल पुराना कोट मुबारक हो। वो कोट लगता नहीं है कि पुराना हो, क्योंकि शेख रशीद साहब का ये भी कमाल है कि वो पुरानी चीज़ों को नई और नई चीज़ों को पुराना बना के दिखाने में एक्सपर्ट हैं। तो उनके तो जो सिगार हैं वो भी कुछ 70 साल पुराने हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ पे कभी कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। तो शेख रशीद साहब आप हैं बड़े बाकमाल आदमी, हर जगह पे अपना रास्ता निकाल लेते हैं, कितनी बुरी क्यों ना हुई हो आप उसको बाहर निकल के अच्छी में तब्दील कर सकते हैं। तो शेख रशीद साहब का ये कमाल है।
अब पीटीआई की तरफ आते हैं। पीटीआई ने फैसला किया है कि वो सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करेगी और ये रब्ता इमरान खान साहब के कहने पे किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला था, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि उस वफ्द के जो 3 लोग थे उन्होंने इमरान खान साहब से इसकी इजाज़त नहीं ली थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया उनके ऊपर कि आप क्यों उनके पास चले गए, क्यों आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर असद कैसर साहब ने कह दिया कि जी जो हमारी तस्वीरें रिलीज़ की गई हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अच्छा काम नहीं किया। तो भाई अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आपकी फ़ुटेज लीक करेंगे, वो ख़ुद मीडिया को पेश करेंगे, क्योंकि ये उनका क्रेडिट है कि वो जमात जो उनके खिलाफ नारे लगाया करती थी, असद कैसर साहब खुद नारे लगवाया करते थे। बड़ी पुरानी उनकी वीडियो है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुखातिब थे, और वो और अली मोहम्मद खान साहब, फिर बैरिस्टर सैफ साहब, बल्कि फिर पूरी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो कहती थी और उस वक्त भी कहती थी जब फ़ौज उनको रोकती थी, और वो अगर चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच जाए और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में नमाज अदा कर ले, उनके दस्तरखान पर बैठ के खाना खा ले, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो मेरा ख्याल है वो फुटेज फौरी तौर पर लाइव दिखानी चाहिए थी पूरी कौम को कि ये वो पार्टी है जो मुझे कल को क्या कहा करती थी और आज ये मेरे दर पे बैठी हुई है, मेरे टुकड़े तोड़ रही है ये, और मेरी बिछाई हुई जय नमाज पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये मौलाना का तो क्रेडिट था। लेकिन बहरहाल उस वाक़े के बाद पीटीआई ने ये सोचा कि हमें इस दायरे को वसी करना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अपनी पार्टी को कहा कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे। दूसरा, सारी सियासी जमातों से रब्ता करें स्वाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो मेरा ख्याल है बाकी सारी पार्टियाँ जो कभी चोर होती थीं वो अब धुल धुला के सारी साफ़ हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब को आसफ अली ज़रदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी नज़र नहीं आ रही, उन्होंने उनकी लूट मार भी नज़र नहीं आ रही। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो फरमाते थे अब उससे भी उन्होंने इस्लाह कर ली है, और इसके बाद एमकेएम के साथ भी वो रब्ता कर रहे हैं, और एमकेएम के साथ जब मुलाकात होगी तो एमकेएम भी अब जिंदा लाशें नहीं रही होगी। फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं जो दरमियान में खड़े हैं उनसे रब्ता भी करेंगे। फिर परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है उनके कुछ लोगों से भी वो रब्ता करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रब्ता करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मेन वजह शायद यही है कि वो इसे अपना हरीफ समझते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आपने बाकी सारी पार्टियों को भी मान लिया है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपको चल के मियां नवाज शरीफ के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है ये दुनिया एक ऐसी वादी है जिसमें जब को आप सदा देते हैं तो वो आवाज़ पलट के आप तक ज़रूर आती है। तो जब दूसरी आवाज़ें पलट रही हैं तो ये आवाज़ भी कभी ना कभी पलटेगी। हो सकता है एक वक्त आए कि इमरान खान साहब खुद चल के मियां नवाज शरीफ के पास जाएँ और उनके साथ बैठ के एक मुआहदा करें, और ये भी अन मुमकिन है क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के हुकूमत बना रही हो, क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की पार्टी ने रब्ता करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन दूसरी साइड से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। इस पर सदर साहब को भी इस्तेमाल किया गया। सदर साहब ने बड़ी कोशिश की कि जनरल आसम मुनीर के साथ रब्ता किया जा सके, लेकिन जनरल साहब ने सदर आरफ अलवी का फ़ोन भी नहीं सुना। फिर उसके बाद इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के कुछ लिंक्स थे, उनके ज़रिए रब्ता किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने वकील को दरमियान में डालने की कोशिश की। उनके भी कुछ लिंक्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने भी बड़ी ट्राई की। फिर इमरान खान साहब के कुछ दोस्त हैं जो इस काम के बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी उनकी हमशीराओं की तरफ से कोशिश की गई और उन्होंने बहुत ट्राई की, लेकिन हर तरफ से उनको जवाब हो गया। तो इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे सरदस्त नहीं खुल रहे, और अगर ये खुलेंगे भी तो इस आने वाले इलेक्शन में नहीं खुलेंगे। उससे अगला इलेक्शन जो है जिसमें हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें, तो उस वक्त इमरान खान साहब के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लिए दरवाजे खुलेंगे। और अब हम आते हैं इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम की तरफ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल में मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब के दिल के अंदर एक गिरा पड़ी हुई है कि मेरी मौत कुदरती नहीं होगी, तो वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब वो अपने घर में थे उस वक्त भी वो ये कहते थे कि मुझे स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जाएगी, मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। जब वो जलसों में जाते थे तो उस वक्त भी उनका यही कहना था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही। फिर जब मार्च के महीने में वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही। तो हर वक्त उनके जहन में ये बात गर्दिश करती रहती है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, मेरी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं होगी।
अब वो जेल के बारे में कह रहे हैं कि जेल में मुझे स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है या कोशिश की जाएगी और मुझे वहाँ पे मारने की एक और एफर्ट होगी। अब सवाल ये है कि अगर हम जेल के हालात को देखें तो इमरान खान साहब की जेल जो है वो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जेल से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। ये पहले कैदी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, पॉलिटिकल कैदी हैं कि जिन्हें कमरा पसंद नहीं आया तो जज साहब ने हुक्म दिया कि दीवार गिरा के इस कमरे को बड़ा कर दिया जाए। तो एक कैदी के लिए बाकायदा दीवार तोड़ के उनके कमरे को डबल कर दिया गया। फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले सियासी कैदी हैं कि जिन्हें जेल के अंदर बाकायदा साइकिल मशीन दी गई और उन्हें पहुँचाई गई और उन्होंने इसकी दरख्वास्त की और अब वो साइकिल चला के अपने आप को बड़ा मुतमईन कर रहे हैं। फिर ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें जेल के अंदर वॉक की सहूलत दी गई। फिर ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्हें इनकी मर्ज़ी का अखबार मिल रहा है और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें इनकी मर्ज़ी का टेलीविज़न मिल रहा है। फिर ये जेल के अंदर बैठ के अपने बेटों से वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं हर हफ्ते। फिर इन्हें रोज़ाना की बुनियादों पे वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करने की सहूलत दी जाती है। फिर इनके लिए VIP जो अदालत है वो बनाई गई है और वो अदालत जेल के अंदर होती है। जज साहब चल के मुलज़म के पास आते हैं और वहाँ पे उनका मुकदमा लड़ा जाता है। फिर ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने जेल के हुकाम को 10 वकला की लिस्ट दी। उन्होंने कहा जी सिर्फ ये वकला मुझे मिलेंगे और उन वकला में बाबर अवान साहब को फ़ारिग कर दिया गया। बाबर अवान साहब को लग क्यों किया गया, उसकी मेन वजह यह है कि कुछ वकला का ख्याल ये है और उन्होंने इमरान खान साहब के कान में ये बात डाली कि बाबर अवान साहब का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के अरकारे हैं और ये आपको गलत मत देते हैं। फिर अब वो अली ज़फ़र साहब के पीछे लगे हैं वही लोग। उन सब की कोशिश है कि अली ज़फ़र साहब को भी फ़ारिग करवाएं क्योंकि इन सब का ख्याल ये है कि अली ज़फ़र साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं और वो इमरान खान साहब को ठीक मशवरा नहीं दे रहे। और उसकी बैकग्राउंड में ये बताया जाता है कि इनका ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ था। जनरल फैज़ हमीद ने इनकी मदद से इमरान खान साहब को सादक और अमीन डिक्लेयर किया था। उस फैसले के अंदर अली ज़फ़र साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ये PTI के अपने लोग बताते हैं। फिर उस खिदमात के एवज़ उनको अली ज़फ़र साहब को सेनेटर बनाया गया था, फिर उन्हें वज़ीर भी कुछ अरसे के लिए बनाया गया। तो ये इमरान खान साहब को इस चीज़ का हवाला दे के उनको कहा जाता है कि अली ज़फ़र साहब से भी बचें। तो शायद अगली बारी जो है वो अली ज़फ़र साहब की है। पहले बाबर अवान साहब का पता काटा गया है वकला की तरफ से, अब दूसरा पता जो है वो अली ज़फ़र साहब का काटा जाएगा। तो अब सवाल यही है कि इमरान खान साहब जो है उनको खाना घर का मिल रहा है, बकरे का गोश्त वो और चांपे वो खाते हैं, देसी मुर्गी देसी घी में तली हुई वो खाते हैं, उनको फ्रूट मिलता है, उनको साफ़ सुथरा पानी मिलता है, जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है या मिनरल वाटर है वो उनको मिलता है, VIP ट्रीटमेंट उनका होता है, वीडियो कॉल वो कर लेते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो जेल का अमला है वो उनको सल्यूट भी करता है। तो इतनी सहूलतों के बावजूद भी इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जेल के अंदर उन्हें जहर दे दिया जाएगा। जो इमरान खान साहब को ये क्यों अंदेशा है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का बिलीव है कि इनकी मौत नेचुरल नहीं होगी और अननेचुरल डेथ होगी और वो डेथ जो है वो जहर खोरनी से होगी, यानी कि वो जहर खा के या खिला के उनको मार दिया जाएगा। तो वो आप उन्हें कहीं भी रखें, मेरा ख्याल है उन्हें अगर जेल से निकाल भी लिया जाए और ज़मान पार्क में भी रखा जाए, क्योंकि ज़मान पार्क में भी रह के वो यही एतराज़ कर रहे थे, या उन्हें बनी गाला भी भेज दिया जाए, तब भी इमरान खान साहब का यही कहना होगा कि मुझे स्लो पॉइजन दे के मार दिया जाएगा, क्योंकि ये वो गिरा है जो उनके दिमाग में पड़ चुकी है। लिहाजा अगर आप जेल को जितना मर्ज़ी वसी कर लें, इसको जितना चाहे 5 स्टार बना लें, वहाँ पे एक मॉडर्न जिम भी बना दें और साथ उन्हें स्विमिंग पूल भी बना दें, तब भी इमरान खान का ये अंदेशा जो है वो कायम रहेगा। और मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि एक फ़ितरत है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ के बारे में, तो फिर वो होना शुरू हो जाती है। तो खुदा न खास्ता कि ऐसा ना हो जाए कि वाकई इमरान खान साहब की डेथ जो है वो अननेचुरल हो और वो जहर खुर्दनी की वजह से हो जाए। तो मैं अल्लाह ताला से डर के दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों के अमंग हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं।